70 साल में जिसने राज किया उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। 11 साल से बीजेपी का राज है, उससे आप सवाल पूछते हो। मैं कहता हूं अगर मोदी जी मुसलमान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आपको मोदी सरकार से कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं। जब रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं, जब कृष्ण जी के आभूषण मुसलमान बनाते हैं, जब 2013 के मेला के कुंभ के अध्यक्ष मुसलमान थे, जब तक्षेश्वर बोर्ड के अध्यक्ष मुसलमान थे, तो हिंदू अगर वक्फ बोर्ड की इसमें एक हिंदू आ जाता तो उस हिंदू नाम से पेट दर्द कैसा है आप लोगों को? कि अगर वक्फ की जमीनें पंजीकृत ऑनलाइन हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को? कम से कम इसकी जानकारी तो हमें पता लगेगी। दोस्तों, ये वक्फ बिल पास हो जाने से जितना खुश मुसलमान है उससे ज्यादा खुशी और किसी को क्या हो सकती है। इस बिल को लेकर के जितनी पॉलिटिक्स की गई, जितनी राजनीतिकरण की गई और कैसे कैसे एक धारणाएं सेट की गई, सबके सब धरे के धरे रह गए। और हमारे इसमें मुस्लिम भाई कितने खुश है इस डिबेट में देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। कैसे तमाचा मारा है उन नेताओं के मुंह पे जो उस पर अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेकना चाहते हैं और सेक ही रहे थे काफी टाइम से और मलाई चाट रहे थे। उन सबको ना उनके जख्म पे ऐसे नमक रगड़ा है यहाँ पे कुछ दर्शक ने, कुछ मुस्लिम भाइयों ने जो ऑडियंस में होके आए थे, अपने राय रखे। देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं यहाँ के मुस्लिम भाई दिए हैं, वो हिंदू नहीं दिए। इन नेताओं को लगा होगा कि भैया हम केवल चिल्ला रहे हैं, लेकिन बाकी में जो मुसलमान है जिनको वक्फ के बारे में पता भी नहीं है, कितनी जमीनें हैं, क्या हो रहा है, उसे क्या यूज है, उस पर क्या अच्छा काम हो रहा है, कुछ नहीं पता भाई। अंधेरे में सब तीर चल रहे थे। अगर उसमें कोई पारदर्शिता लाने की सरकार कोशिश कर रही है और ये जो बिल पास करी है इसमें तकलीफ क्या है? ऐसे सवाल किए गए हैं कि इनके जख्म पे मानो कुछ नमक रगड़ दिया हो, जो बड़े मुसलमानों की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए इस डिबेट को पूरा देखने, छोटा सा डिबेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आजकल मेरे चैनल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी आते रहेंगे। शुरू करते हैं। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काका जी आप ही को मौका मिलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि एक मुसलमान ने, लगभग 99% मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आपने पसमानदाओं की बात कर रहे थे अभी, आप पसमानदा के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब आपकी इतनी सीटें आती हैं उसके बाद जब आप राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं तो जावेद अली खान भेजते हैं आप, तो आपको पसमानदाओं की याद नहीं आती क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। ये इनका अंजना जी, इनका सवाल बहुत वाजिब है। इस साथी को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, और चैट जीपीटी का जमाना है, सब युवा देख ले। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एमएलसी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कहीं है तो सादा है। मेरा सवाल ये है कि आज जो यहाँ जोर जोर से चिल्लाकर बातें हो रही हैं तो सिर्फ बातों से न बदली हैं कौम की तकदीरें, और बिजलियों के कड़कने से अंधेरे नहीं जाते। 70 साल में जिसने राज किया उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। 11 साल से बीजेपी का राज है, उससे आप सवाल पूछते हो। मैं कहता हूं अगर मोदी जी मुसलमान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अगर मेरे बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा बन जाएगा, मेरा कारोबार अच्छा हो जाएगा तो मेरी तरक्की होगी। पसमानदा की बात हो रही, मैं भी पसमानदा समाज से हूँ, सलमानी समाज से हूँ। अगर मेरी तरक्की होती है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको मोदी सरकार से कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए, इन 70 सालों में मुसलमान राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। सुनिए, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तुम लोगों ने, कुछ नहीं दिया है, आपने नहीं बनाया। जितना कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने मुसलमानों के लिए किया, किसी ने नहीं किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने टिकट दिए? हो गया। ये वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे कलाम को राष्ट्रपति चुनाव में खिलाफ में वोट किया। इसी पे या तो फेविकॉल लगाना पड़ेगा, रस्सी से बिठाना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज उठिए मत। मेरा सवाल सर आपसे है, आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए। अपने सर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास में अगर पावर नहीं होगी तो ट्रिब्यूनल जब मैटर डिसाइड करती है उसके पास में एक गरीब किसान के पास में सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। अभी रिसेंट का जो इंसिडेंट था जिसमें तमिलनाडु के पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था, एक तमिलनाडु का किसान सुप्रीम कोर्ट जाके क्लेम कर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करे, इससे अच्छा है कि वहीं पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटीज में उसका केस जा रहा है। तो ये जिस शख्स की बात हो रही है वो दरअसल जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए गया जमीन बेचने, तब उसे पता चला ये तो वक्फ की जमीन है। उसे कहा गया वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आओ, और फिर जब वक्फ बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया तब उसको अपनी पिटीशन आगे दायर करनी पड़ी। ट्रिब्यूनल के अंदर स्टेट हाई कोर्ट का जज बैठता है, वो हिंदू भी हो सकता है। ये पहले क्लियर लीजिए आप। देयर इज नो रिलीजियस फाउंडेशन। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना,
और सालों से मैं 10 वक्फ बोर्ड के सेकंड अंदर चाहूंगा। 10 केसेस सेकंड, मात्र हिंदू 10 सेकंड। जजेस ने डिसाइड किए हैं। मात्र 10 सेकंड था। मैम मेरा सवाल ये है कि सरकार ने इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या सोचा है, क्योंकि तभी फर्जीवाड़े रोके जा सकते हैं। ये वो पार्टी है जो विपक्ष में आज लोग बैठे हैं कि 2024 में जब चुनाव हो रहे थे ये कहते हैं संविधान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और आज भी मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वक्फ बिल पास हुआ है, मुसलमान बहुत खुश है। आखिरी के 2-3 सवाल आपका हो। अभी आपने कहा कि रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं। जब रामलला की चूड़ी मुसलमान बनाते हैं, जब कृष्ण जी के आभूषण मुसलमान बनाते हैं, जब 2013 के मेला के कुंभ के अध्यक्ष मुसलमान थे, जब तक्षेश्वर बोर्ड के अध्यक्ष मुसलमान थे, तो हिंदू अगर वक्फ बोर्ड की इसमें एक हिंदू आ जाता तो उस हिंदू नाम से पेट दर्द कैसा है आप लोगों को? मैडम आप आ रहे देखिए, बात यह है वक्फ बोर्ड का अगर जो बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं राम के और कृष्ण के, वो एक कारीगरी कर रहे हैं, वो किसी हिंदू ट्रस्ट में मालिक नहीं बन रहे, वो किसी एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पिछले हिंदुस्तान में 25-30 साल से 20 प्रदेशों में हैं। क्या वक्फ बोर्ड में बेईमानी करने वाले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, आम आदमी होता है? और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो उसका मुतवल्ली होता है वो सरकार बनाती है। मैं एक मिनट भाईचारे की या गंगा जमुनी तहजीब की बात बाकी सब जगह, लेकिन बोर्ड में ना आए, ऐसा क्यों? मैडम एक बात कह देंगे, टेक्निकल हेल्प मिले ना, अच्छे लोग आए, काबिलियत से आए, धन की वजह से नहीं। जो ट्रिब्यूनल में होते हैं वहां तो कोई रिलीजियस बाउंडेशन नहीं है, और जो रिलीजियस बॉडीज हैं उसमें साईं बाबा के जो ट्रस्टी होता है, मैंने बताया ना, वन नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, बल्कि उसको ये मुस्लिम नहीं हो सकता, उसको ये बताना पड़ेगा कि वो साईं बाबा को डिवोटी है या नहीं, लिख के देना पड़ेगा, चाहे वो डीएम होगा। दूसरी चीज, हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाएंगे, इसीलिए हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश की पहली पिटीशन फाइल की है जिन्होंने सबसे ज्यादा तार्किक तथ्य रखे थे। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 10 सेकंड। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर वक्फ की ज़मीनें पंजीकृत ऑनलाइन हो जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को? चलिए, कम से कम इसकी जानकारी तो हमें पता लगेगी। अंजना जी आज 10 सेकंड इसमें वक्फ जोड़ने के दीजिए, कानून प्लीज, का रिक्वेस्ट। किसी भी मुसलमान को पता नहीं है कि कितनी जमीन है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, कितने गरीब परिवारों के आपने शादियां कराई है, गरीब बच्चियों की कभी किसी की शादी का फंक्शन रखा है, किसी एनजीओ के माध्यम से कभी शादी की किसी गरीब लड़कियों की, किसी इसका जवाब 10 सेकंड अंजना जी हमको भी दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, भाई साहब ने सवाल मुझसे किया ना, छोटा जवाब। हाँ, मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आमदनी कितनी है। 2020 में 166 करोड़ थी और घटते घटते मोदी सरकार में वो आमदनी 9 लाख रुपए हो गई, इसलिए उसको भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, हमें डिजिटलाइजेशन से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति यह है कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करके कलेक्टर को एक्स्ट्रा पावर दे करके और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नाम का ये डायलॉग ऐड करके आर्टिकल 14 का वायलेशन करके आप हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारी संपत्तियों को प्लीज अंजना, नहीं देते आप। ये आज तक चैनल की जो बिल्डिंग है ना, ये मेरी है। ये मेरी है, हकीकत में ये मेरी है। अगर मेरे चीखने से ये मेरी हो जाएगी और मैं कागज नहीं दिखाऊंगी और मैं यहाँ पे अपनी मलकियत सिर्फ बोलूंगी, क्या उससे कोई काम होएगा? टेक्निकली आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। इन लोगों ने ये जो वक्फ बाय यूजर है इसका मिसयूज किया है। सरकार कह रही है आप डिजिटलाइज करिए। बोलने दीजिए विवेक जी, बोलने दीजिए, मैं बहुत देर से चुप हूँ। सरकार ने कहा है यदि आप कोई भी जमीन, कोई भी कब्रिस्तान, कोई भी दरगाह, कोई भी मदरसा इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्फ के तहत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप रजिस्टर करवा दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं छीन रहे हैं। सही बात है, आप सबको पता है इस बारे में। दूसरी चीज, यदि ये मेरा है फोन तो ही ये मैं कासमी साहब को दे सकती हूँ, सही बात है। पर अगर मैं कहीं और से छीन के ले लूं और इनको दे दूं और ये वक्त का काम वहां कर दे तो कौन पकड़ेगा मुझको? कौन मुझे पकड़ने वाला है? तीसरी चीज, पहले बहनों को ये मिसगाइड कर रही है। कभी भी चाहे वक्फ हो या कोई भी बोर्ड हो इस मुल्क का, अगर जमीन के कागज नहीं है, अगर जमीन आपकी नहीं, ये मिसगाइड कर रही है। जैसे कि इन्होंने मिसगाइड किया, एक शगुफा फैलाया गया साहब। अपना पॉइंट बोलिए ना। इनका एक शगुफा सुनिए, पार्लियामेंट हाउस वक्फ की जमीन पर है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और झूठ फैलाया गया।
नहीं है। ये किसने और बोला अगर था पहले? आप क्लेम करते किसने हैं, क्लेम किया है? नहीं, सुनिए, फिर पता नहीं बदरुद्दीन अजमल बिना कागज के, सांसद बिना है। कागज के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना खसरा खतौली के देखे हुए वक्फ की कोई भी जमीन ठीक है। वक्फ की नहीं हो सकती। जल्दी मैं से, तभी दोनों दाम लाइन, दे सकता concluding line, हूँ जल्दी। जब वो जमीन हो गया मेरी विवेक जी, हो और गया। मैं वो कागज दूं। ठीक है जी, ये विवेक misguidance जी। है। देखा ना आपने कैसे कैसे तर्क दिए हैं, एकदम बाजियो सवाल पूछा है इन नेताओं से जो मलाई सेकना चाहते हैं, जो मलाई चाटना चाहते हैं पॉलिटिक्स रोटी पर लगा करके। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।